स्वागत है आप सभी का गायत्री पीजी कॉलेज सांचौर की ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम बात करेंगे फैट मैप के सेकंड पार्ट के बारे में। फैट मैप बीएससी पार्ट सेकंड जूलॉजी के डेवलपमेंटल बायोलॉजी, इस पेपर का एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। यूनिवर्सिटी के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इस टॉपिक से एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फैट मैप के फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने कुछ बातें डिस्कस की थी, जिसमें फैट मैप की डेफिनेशन के बारे में हम लोगों ने बात की थी कि भविष्य आरेख या फैट मैप क्या होते हैं, ये डिस्कस हम लोगों ने किया था। दूसरा हमने डिस्कस किया था फैट मैप के सिग्निफिकेंस के बारे में कि आखिर डेवलपमेंटल बायोलॉजी में फैट मैप का सिग्निफिकेंस क्या है, महत्व क्या है, इस बारे में भी हम लोगों ने बात की थी। आज हम डिस्कस कर रहे हैं भविष्य आरेख, यानी जो फैट मैप बनाए जाते हैं। इन फैट मैप को बनाने के लिए कौन से मेथड्स, कौन सी स्ट्रेटजीज यूज में ली जाती हैं। तो बेसिकली आज का जो लेक्चर है उसमें हम फोकस करेंगे डिफरेंट स्ट्रेटजीज के बारे में, जिनको यूज में लेकर ये फैट मैप कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं या बनाए जाते हैं। तो शुरू करते हैं उन स्ट्रेटजीज के बारे में, उन मेथड्स के बारे में जिनको यूज में लेकर ये फैट मैप, ये भविष्य आरेख बनाए जाते हैं, कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं। तो शुरू करते हैं। यहां मैंने कुछ मेथड्स के नाम मेंशन किए हैं, जैसे फैट मैप कंस्ट्रक्शन बाय नेचुरल मार्किंग मेथड। एक बात इस पे डिस्कस करेंगे। तो ये तो आपका नेचुरल मेथड हो गया। क्या है नेचुरल मेथड, उसके बारे में अभी आज के लेक्चर में हम डिटेल डिस्कस करेंगे। अच्छा, आगे के जितने भी मेथड्स हैं जो मैंने पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, 4 एंड 5 में मेंशन किए, जैसे फैट मैप कंस्ट्रक्शन बाय वाइटल स्टेनिंग, फैट मैप कंस्ट्रक्शन बाय रेडियो लेबलिंग, फैट मैप कंस्ट्रक्शन बाय जेनेटिकल मेथड, और उसके अलावा कुछ अदर मेथड है जिसमें स्प्रे मेथड, कार्बन पार्टिकल मेथड्स, ये सब। तो बेसिकली अगर ब्रॉडली बात की जाए तो ब्रॉडली फैट मैप कंस्ट्रक्शन के दो ही मेथड हैं, नेचुरल मेथड और ये बाकी के जितने भी हैं आर्टिफिशियल मार्किंग मेथड। तो बेसिकली एनिमल्स में जो फैट मैप कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं या जो भविष्य आरेख बनाए जाते हैं,
इन फैट मैप को कंस्ट्रक्ट करने के लिए या तो नेचुरल मार्किंग मेथड को यूज में लिया जाता है या फिर इन भविष्य आरेखों को बनाने के लिए वाइटल स्टेनिंग, रेडियो लेबलिंग, जेनेटिकल मेथड, कार्बन स्प्रे मेथड, ये जो भी मेथड है इन सबको कॉमनली हमने कहा आर्टिफिशियल मार्किंग मेथड। तो आज के इस डिस्कशन का ये कंक्लूजन निकलता है कि एनिमल्स में भविष्य आरेख, फैट मैप दो ही तरीकों से कंस्ट्रक्ट किए जा सकते हैं, बाय नेचुरल मार्किंग और बाय आर्टिफिशियल मार्किंग, कि या तो नेचुरल मार्किंग के द्वारा फैट मैप कंस्ट्रक्ट किए जाएं या फिर आर्टिफिशियल मार्किंग के द्वारा इन फैट मैप का कंस्ट्रक्शन किया जाए। अब हम बात करेंगे कि नेचुरल मार्किंग किस प्रकार हम फैट मैप कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं और उनकी स्टडी कर सकते हैं, और फिर हम डिफरेंट जो आर्टिफिशियल मार्किंग मेथड्स हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो शुरू करते हैं पहले मेथड के बारे में। इट इज बाय नेचुरल मार्किंग मेथड, यानी प्राकृतिक मार्किंग है, फैट मैप बन गया और उसकी स्टडी की जा सकती है। तो नाम आता है सबसे पहले एक वैज्ञानिक का, इट इज जी कॉन्कलिन। ये एक वैज्ञानिक था। क्या किया जी कॉन्कलिन ने कुछ एक्सपेरिमेंट किए और कॉन्कलिन के ये एक्सपेरिमेंट कहलाते हैं आपके सेल लीनिएज एक्सपेरिमेंट के नाम से। तो हम बात कर रहे हैं फैट मैप कंस्ट्रक्शन के नेचुरल मार्किंग मेथड की, और थोड़ा सा इसकी हिस्ट्री में जा रहे हैं हम। तो नाम आया एक वैज्ञानिक का, और उस वैज्ञानिक का नाम है जी कॉन्कलिन। तो जी कॉन्कलिन ने कुछ एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किए हैं, एंड दोज एक्सपेरिमेंट्स आर नोन एज सेल लीनिएज एक्सपेरिमेंट। इन प्रयोगों को हम जो कॉन्कलिन के द्वारा किए गए सेल लीनिएज एक्सपेरिमेंट के नाम से जाने जाते हैं। कॉन्कलिन ने अपने ये एक्सपेरिमेंट ट्यूनिकेट्स पर किए। ट्यूनिकेट्स हम जो कॉर्डेटा का फर्स्ट सब फाइलम है, यूरोकॉर्डेटा, उन यूरोकॉर्डेट्स को ट्यूनिकेट्स के नाम से जाना जाता है। और जिस पर्टिकुलर ट्यूनिकेट्स पर कॉन्कलिन ने एक्सपेरिमेंट किए, उस ट्यूनिकेट का नाम है स्टाइला पार्टिटा। इस पर कुछ एक्सपेरिमेंट किए। तो एक्सपेरिमेंट के दौरान कॉन्कलिन ने क्या ऑब्जर्व किया, मैं उस पर बात कर रहा हूं। क्या देखा कॉन्कलिन ने कि जो ये ट्यूनिकेट है, इस ट्यूनिकेट में अलग अलग कलर के रीजन्स दिखाई देते हैं कि इसका जो एम्ब्रियो है
उस एम्ब्रियो में कॉन्क्लिन ने देखा कि डिफरेंट कलर के रीजन्स प्रेजेंट है, यानी एम्ब्रियो के अंदर अलग अलग रंगों के क्षेत्र बने हुए हैं। और डेवलपमेंट के दौरान कॉन्क्लिन ने यह भी अध्ययन किया कि जो एक विशिष्ट कलर का या रंग का जो क्षेत्र है वो आगे चलकर एक विशेष संरचना का निर्माण करता है। और यहां पर एग्जाम्पल के रूप में हम देखें तो एम्ब्रियो में येलो कलर का एक रीजन है, पीले रंग का एक क्षेत्र है इस ट्यूनिकेट के एम्ब्रियो में, और वो येलो रीजन डेवलपमेंट की आगे की स्टेज में आगे चलकर मसल्स का डेवलपमेंट करता है, पेशियों का निर्माण करता है। तो इस ऑब्जर्वेशन से कॉन्क्लिन ने ये निष्कर्ष निकाला कि वो जो येलो रीजन है वो निर्धारित है या वो पीला क्षेत्र पेशियों के विकास के लिए उत्तरदायी है। इसी प्रकार ये जो अलग अलग क्षेत्र हैं, पीले के अलावा भी जो रीजन्स हैं, ये भी अलग अलग संरचनाओं के निर्माण के लिए निर्धारित है, निश्चित है। तो यहां पर क्या निष्कर्ष निकला कि जो ट्यूनिकेट्स हैं या जो यूरोकॉर्डेट्स हैं, पर्टिकुलर बात की थी स्टाइला पार्टिटा की, इसमें नेचुरली एम्ब्रियो के अंदर या ब्लास्टूला के अंदर फैट मैप प्रेजेंट है, अलग अलग कलर के एरियाज रीजन्स हैं, और ये डिफरेंट कलर के रीजन्स या एरियाज अलग अलग स्ट्रक्चर का डेवलपमेंट की लेटर स्टेजेस में करते हैं। तो यहां हमने ट्यूनिकेट्स में क्या देखा कि हमें किसी भी प्रकार के फैट मैप को बनाने के लिए आर्टिफिशियल मार्किंग की जरूरत नहीं पड़ी। इसमें नेचुरली मार्किंग है, डिफरेंट कलर्स प्रेजेंट हैं, डिफरेंट एरियाज हैं जो डिफरेंट कलर के द्वारा स्पेसिफाई हैं। तो हम उन कलर्स के बेसिस पर डेवलपमेंट को, फैट मैप को इजीली समझ सकते हैं। तो ये पहला प्रयास था जो कॉन्क्लिन के द्वारा किया गया, और इस प्रकार कॉन्क्लिन ने पहली बार नेचुरल मार्किंग के द्वारा ट्यूनिकेट्स में एक फैट मैप कंस्ट्रक्ट किया, भविष्य आरेख का निर्माण किया, और उस पर्टिकुलर ब्लास्टूला में जो अलग अलग रंगों वाले क्षेत्र थे उनके भविष्य के बारे में जानकारी दी। अब मैं बात करूंगा कि जैसा ट्यूनिकेट्स में है वैसा अन्य जंतुओं के ब्लास्टूला में नहीं है। इसका मतलब यह है कि जो दूसरे ब्लास्टूला हैं उनमें ब्लास्टूला के अंदर ये अलग अलग कलर के रीजन्स या एरियाज प्रेजेंट नहीं है। मतलब ट्यूनिकेट्स के अलावा जब हम दूसरे एनिमल्स के ब्लास्टूला की स्टडी करते हैं तो हम वहां देखते हैं कि वहां पर ट्यूनिकेट्स के समान ब्लास्टूला में डिफरेंट कलर के रीजन्स
प्रेजेंट नहीं है, मतलब वहां नेचुरली कोई फैट मैप प्रेजेंट नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में अगर फैट मैप बनाना है तो कुछ आर्टिफिशियल मार्कर्स की रिक्वायरमेंट होगी। ये आर्टिफिशियल मार्कर उस ब्लास्टूला के डिफरेंट रीजन्स को डिफरेंशियली मार्क करेंगे और एक फैट मैप बनाएंगे। तो ऐसे कई सारे मेथड्स हैं, ऐसी कई सारी स्ट्रेटजीज हैं, युक्तियां हैं, जिनको प्रयोग में लेकर हम आर्टिफिशियली फैट मैप को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। ऐसा ही एक मेथड आज के इस लेक्चर में डिस्कस कर रहे हैं। तो बेसिकली आज हम फोकस करेंगे, किया है एक तो हमने नेचुरल मार्किंग के बारे में, और दूसरा आज हम फोकस करेंगे वाइटल स्टेनिंग और वाइटल डाइस के बारे में। क्लियर? वाइटल डाइस क्या है, कैसे वर्क करेगी और किस प्रकार इनका यूज करके हम एक आर्टिफिशियल फैट मैप कंस्ट्रक्ट कर पाते हैं। तो शुरू करते हैं। देखो, पहली चीज ये कि वाइटल स्टेनिंग या जो वाइटल डाइस मेथड है वो हम इसलिए यूज में ले रहे हैं कि सभी एनिमल्स में नेचुरल मार्किंग प्रेजेंट नहीं है, और जब नेचुरल मार्किंग ही प्रेजेंट नहीं है तो हम नेचुरली फैट मैप कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते। हमें आर्टिफिशियल मेथड्स को यूज में लेना पड़ता है, और उसमें मोस्ट पॉपुलर जो मेथड है वो वाइटल स्टेनिंग, वाइटल डाइज मेथड है। क्या है, बात करते हैं तो नाम आता है एक वैज्ञानिक का, इट इज वोगट। तो वोगट नामक वैज्ञानिक ने पहली बार ये वाइटल डाइज उपयोग में ली, और एम्फीबिया का पर्टिकुलर इन्होंने जीनोपस का एक फैट मैप कंस्ट्रक्ट किया। तो वोगट वो पहला वैज्ञानिक है जिसने वाइटल डाइज, हिंदी में इन्हें जैव अभिरंजक के नाम से जानते हैं, इनको यूज में लिया और एम्फीबिया के लिए एक फैट मैप कंस्ट्रक्ट किया। तो वाइटल डाइस क्या है, कैसे काम करती है, उस पे हम बात करते हैं। देखो, जो नेचुरली डाइज हम काम में लेते हैं, जैसे इयोसिन एक स्टेन है, तो ये जो स्टेन हम काम में लेते हैं ये क्या करते हैं कि जब तक टिश्यू को किल नहीं किया जाए, कि जब तक ऊतकों को किल नहीं किया जाएगा तब तक ये जो स्टेन है वो स्टेनिंग की प्रोसेस नहीं करते हैं। यानी स्टेनिंग करवाने के लिए टिश्यू को किल करना जरूरी है। तो उसका एक पूरा प्रोसेस है, पहले किल किया जाएगा, फिर फिक्सेटिव में डाला जाता है, फिर स्टेनिंग की जाती है। लेकिन वाइटल डाइज जो हैं, जैव अभिरंजक जो हैं, इनका उपयोग ऊतकों पर यानी ऑब्जेक्ट पर बिना उन्हें किल किया जा सकता है। यानी लिविंग टिश्यू को, कोई जीवित ऊतक है और उसे अगर अभिरंजित करना है, स्टेन करना है, देन वी कैन यूज द वाइटल स्टेन। इसीलिए इनका नाम जैव अभिरंजक है। ऐसा ही एक अभिरंजक है जॉनस ग्रीन। तो ऐसे कुछ वाइटल डाइस हम यूज में लेते हैं और ब्लास्टूला को उन डाइज से हम स्टेन करते हैं। तो जब ब्लास्टूला को
इन वाइटल डाइज के साथ उपचारित किया जाता है, स्टेन किया जाता है, तो क्या होगा कि वोगट ने देखा कि एम्फीबियन ब्लास्टूला इन वाइटल डाइज के साथ उसके जो अलग अलग पार्ट हैं वो अलग अलग कलर लेते हैं। किसी ने डार्क कलर लिया, किसी ने लाइट लिया, किसी ने और लाइट लिया, कुछ पार्ट ऐसे थे जो ट्रांसपेरेंट रह गए, उन्होंने कलर लिया ही नहीं। तो वाइटल डाइज के यूज के बाद ब्लास्टूला में डिफरेंट कलर के रीजन्स हमें माइक्रोस्कोप में दिखने लगते हैं। तो जो काम नेचुरल मार्किंग से नहीं हो रहा था या नहीं था, उस काम को हमने वाइटल डाइज को यूज में लिया, और वाइटल डाइज को यूज में लेने के बाद हम देखते हैं कि एम्फीबिया के ब्लास्टूला में हमें डिफरेंट कलर के रीजन्स दिखते हैं। और ये डिफरेंट कलर के रीजन्स इसलिए डिफरेंट हैं कि ब्लास्टूला के डिफरेंट पार्ट ने डिफरेंट कलर रिसीव किए हैं इन वाइटल डाइज के अगेंस्ट। तो वाइटल डाई अलग अलग पार्ट के द्वारा अलग अलग अमाउंट में रिसीव की गई, जिसके कारण हमें डिफरेंट कलर के रीजन्स दिखे। और अब जब गैस्ट्रुलेशन की प्रोसेस होती है ब्लास्टूला के बाद, तो हमने पढ़ा था मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट, एपिबोली, एम्बोली, इस तरह के मूवमेंट होते हैं। माइक्रोमियर, मेगामियर जो कोरक खंड हैं, ब्लास्टोमियर्स हैं, वो अपना मूवमेंट शो करते हैं। और हम अब अलग अलग कलर जो ली हुई ब्लास्टोमियर से, किसी ने डार्क स्टेन लिया, किसी ने लाइट स्टेन लिया, कुछ ट्रांसपेरेंट है, उन सेल्स के मूवमेंट को देख सकते हैं। और अब वो कौन सी स्ट्रक्चर बनाएगी, इसकी स्टडी की जा सकती है। तो आज हमने नेचुरल मार्किंग मेथड और आर्टिफिशियल मेथड में हमने वाइटल स्टेनिंग मेथड के बारे में डिस्कस किया। आई होप आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। थैंक यू ऑल ऑफ यू।